हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो बढ़िया, इससे क्वेश्चन 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पहले इसका मतलब समझते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनी बाय डिक्रीजिंग कैपिटल, revaluing asset and remeasurement of liability and eliminating accumulated losses। क्या मतलब हुआ इसका? आइए जरा इसको समझते हैं। एक ये बैलेंस शीट है, इस कंपनी की बैलेंस शीट देखिए। 10,100 रुपये वाले शेयर हैं 10 लाख का, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख, डिवेंचर है 6 लाख, अदर लाइबिलिटी है 2 लाख, इधर गुडविल है, इधर फिक्स्ड एसेट है, इधर करंट एसेट है। ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। आप अगर प्रेजेंटली देखें तो इस कंपनी की जो कैपिटल है बच्चों, वो है 15 लाख और इसका एक्यूमुलेटेड लॉस है 8 लाख। तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी की कैपिटल का 50% से ज़्यादा एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। यानी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है, जो कैपिटल है, उससे 50% ज़्यादा इसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो चुके हैं। जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, यानी जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस कंपनी की एग्जिस्टिंग इक्विटी से, उसकी कैपिटल से 50% से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंपनी को हम सिक कंपनी बोलते हैं। सिक कंपनी यानी बीमार कंपनी। बीमार, जैसे इंसान बीमार होता है ना, वैसे कंपनी भी बीमार हो सकती है। इंसान बीमार कब होता है? उसको बुखार आ जाए, ठीक है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, या उसको कोई जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो क्या होता है? वो बीमार इंसान होता है। ऐसी कंपनी में जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसके इकट्ठे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं लॉसेस, तो वो कंपनी बीमार कंपनी हो जाती है। तो अकबर देखिए, अगर किसी इंसान को बीमारी हो जाती है तो दो तरीके हैं, या तो उसका इलाज करवाइए, तो वो ठीक करवाने की कोशिश करिए, और अगर या उसको मरने के लिए छोड़ दीजिए। ऐसी ही कंपनी का है, या तो इसको और लॉसेज होते जाएंगे, एक दिन ये अपने आप खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, या फिर इसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आपको बिजनेस आगे चलाना है तो इसको ठीक करने की कोशिश करिए। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बीमारी है उस बीमारी को दूर करना पड़ेगा। पहले से बीमारी क्या है? पहले तो ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, इसको कैसे हटाया जाए और आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाए कि आगे कोई प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद दिख रही है या नहीं। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, वो एनालिसिस करते हैं। वो कहते हैं फ्यूचर में क्या हमें ऐसी कोई प्रोस्पेक्ट दिख रहा है कि ये कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट कमा सकती है। अगर उनको लगता है कि ठीक है, हाँ, ये कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट कमा सकती है, उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार है जिससे वो फ्यूचर में इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, तब वो तैयारी शुरू करते हैं इसकी रिकंस्ट्रक्शन की। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन की कैसे तैयारी शुरू होती है? ये जो लॉसेस है ना, इसको हटाने की तैयारी शुरू होती है। अब इस लॉसेस को कैसे हटाया जाए? इस लॉसेस को कैसे हटाया जाए? इस लॉसेस को हटाने के लिए प्रॉफिट चाहिए। देखो, कोई भी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, और प्रॉफिट कहीं अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ठीक, तो हम क्या करते हैं? इस लॉसेस को हटाते हैं, कुछ प्रॉफिट इकट्ठा करके, जो असेट होती है उनको उसकी रियल वैल्यू पर लेकर आते हैं। जो गुडविल वगैरह है, इनको भी एलिमिनेट किया जाता है। सर, गुडविल को क्यों एलिमिनेट किया जाता है? कंपनी की इतनी खस्ता हालत है, बीमार कंपनी है, और आप गुडविल दिखाए हुए। अगर इस कंपनी की कुछ गुडविल होती तो क्या इसकी ये हालत होती आज? आप खुद सोचिए। ठीक है, तो ये गुडविल फालतू की असेट आपने दिखा रखी है। कुछ असेट हो सकता है आपने और ओवर वैल्यू कर रखी है, कुछ हो सकता है असेट आपने अंडर वैल्यू कर रखी है। जैसे लैंड वगैरह है, उसकी मार्केट में हो सकता है वैल्यू ज़्यादा हो, और आपने उसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कम वैल्यू पर दिखा रखा है। तो ऐसे आप असेट की रिवैल्यूएशन करोगे, लायबिलिटी का रीमेजरमेंट करोगे, फिर कुछ ऐसे ही प्रॉफिट इकट्ठा करके आप इनको राइट ऑफ करोगे, लॉसेस को राइट ऑफ करोगे। अब लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए मेरे को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? अभी देखिए, मतलब एकदम अर्न तो कर नहीं सकते प्रॉफिट, तो यहीं कहीं से प्रॉफिट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाएंगे। पहले इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर से कहेंगे, एक बात बताइए भाई, आपके जो शेयर हैं 10,100 रुपये का एक शेयर है, और इसकी कैपिटल है 10 लाख, तो आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस करवा लीजिए। वो कहेंगे हम अपनी कैपिटल क्यों रिड्यूस करवा लें, मतलब अपना क्लेम क्यों कम कर लें हम? डायरेक्टर उनसे कहेंगे, देखो भाई, अगर आप नहीं कम करोगे तो ये कंपनी वैसे ही डूब रही है, तो फ्यूचर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक,
कम से कम हम एक कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना। अगर फ्यूचर में ये प्रॉफिटेबल बन गई तो आपको हो सकता है फ्यूचर में हम बोनस शेयर भी दे देंगे, हो सकता है आपको डिविडेंड ज़्यादा बढ़ा कर दे देंगे, लेकिन आज आप अपना कुछ क्लेम इसमें से छोड़िए। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम अपनी कैपिटल को घटा लेते हैं। कितने से? मान लो 60% से घटा देते हैं। ठीक, यानी जो हमारा शेयर 100 रुपये वाला था हम उसको 40 रुपये का कर देते हैं, तो कैपिटल हमारी कितनी रह जाएगी? 4 लाख रुपये। तो 6 लाख से इन्होंने छोड़ दिया। जब इक्विटी कैपिटल कम होगी तो बेटा एक प्रॉफिट इकट्ठा होगा आपके पास। फिर ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास जाती है, इनसे भी यही बात बोलते हैं। ठीक है, इनसे कहते हैं देखो इक्विटी वालों ने तो छोड़ दिया है, अब आपको भी छोड़ना पड़ेगा। इनको कुछ बताया जाता है कि फ्यूचर में आपके रेट ऑफ डिविडेंड हम बढ़ा देंगे या फ्यूचर में आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे। ठीक है, तो इनको भी कुछ ऐसे ऑप्शन देकर इनसे भी कुछ छुड़वा दिया जाता है। फिर हम डिवेंचर होल्डर, लेंडर्स के पास जाते हैं, क्रेडिटर्स के पास जाते हैं। उन लोगों को लालच दिया जाता है, देखो अभी अगर कंपनी डूब गई तो हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, फ्यूचर में आपको इक्विटी शेयर हम दे सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको ऐसे इनको ऑप्शन देकर इनसे भी कुछ छुड़वा लिया जाता है। मान लो आधा इनसे भी छुड़वा लिया, तो इन सबसे अपनी लायबिलिटी आपने कम करवा ली। जब लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। फिर अपनी गुडविल को मतलब असेट को रीवैल्यू करेंगे। हो सकता है कुछ असेट का रिवैल्यूएशन से और प्रॉफिट इकट्ठा हो जाए, असेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाए, लेकिन कुछ असेट कम भी करनी पड़ेंगी। फिर ये सब करके आप एक प्रॉफिट इकट्ठा करते हो और उस प्रॉफिट से सबसे पहले इसको राइट ऑफ करते हो। फिर आप गुडविल वगैरह को राइट ऑफ करते हो, जैसे गुडविल है और भी कोई इंटेंजिबल होगी उसको भी राइट ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इंटेंजिबल की वैल्यू होती तो आपके बिजनेस में ये जो है पोजीशन ही नहीं होती आज, ये लॉस मेकिंग नहीं होता था। ठीक, तो सब इंटेंजिबल को राइट ऑफ करेंगे। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर वगैरह उसको राइट ऑफ करेंगे। कोई असेट का वैल्यू कम हुआ है तो उसमें से कम करेंगे। और फिर जाकर अगर कुछ बैलेंस बच जाता है प्रॉफिट का, इन सबको राइट ऑफ करने के बाद, तो उसको कैपिटल रिजर्व में भेज दिया जाता है अगर बच जाता है। ठीक, तो ये सब करने के बाद ये पूरी एक स्कीम हम तैयार करते हैं और स्कीम बनाकर हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। फिर कोर्ट जो है कंसर्न पार्टी को, जिन्होंने पैसे छोड़े होते हैं, जैसे डिवेंचर होल्डर हैं, लेंडर हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, ठीक है, उनसे पूछा जाता है क्या बाकी में आप लोगों ने पैसे छोड़े हैं। वो अगर कह देते हैं हाँ ठीक है हमने इसको अपना अप्रूवल दिया है, तो कोर्ट फिर उस स्कीम को अपना अप्रूवल दे देता है और यहाँ से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। और फिर साथ के साथ हमारा काम भी शुरू हो जाता है। हमारा काम क्या? अकाउंटिंग करने का। जब ये कैपिटल कम होगी, जब ये लायबिलिटी कम होगी, जब असेट का रिवैल्यूएशन होगा, जब ये लॉसेस का राइट ऑफ होगा, तो हमारा काम होगा अकाउंटिंग करने का कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अकाउंटिंग कैसे होगी बच्चों? जैसे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करें? प्रॉफिट हुआ ना, तो ये प्रॉफिट कहाँ डालें? क्या पीएनएल में डालें? नहीं, ये पीएनएल में नहीं डालेंगे। हम इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसको हम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोल सकते हैं, इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोल सकते हैं, इसको रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ या रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बनाओ या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ, ये सब एक ही नाम है, एक ही अकाउंट के कई सारे नाम हैं। तो कैपिटल रिडक्शन सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं कैपिटल रिडक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन नाम का एक अकाउंट खोल दिया जाता है। वो क्रेडिट होगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो डेबिट होगा जब कंपनी को लॉस होगा। एक ट्रांजिशनल अकाउंट है। ठीक है, तो इस जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम, तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी कंपनी को लॉस होगा ये अकाउंट डेबिट होगा और बाद में इस अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो आइए कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है वो मैं आपको जरा सिखाता हूँ। देखो, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फॉर अकाउंटिंग पर्पज वी ओपन एन अकाउंट नेम्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. This account will be debited when there is a loss to company and will be credited when there is profit to company. Capital reduction account is also called capital reconstruction account, reorganization account, etc. ठीक है बच्चों, after reconstruction when balance sheet is prepared then we have to add a word and reduce as per court order. देखिए कोड क्या कहता है? कोड कहता है जब रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद आप बैलेंस शीट बनाओ तो आपको बैलेंस शीट के साथ में एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा एंड रिड्यूस। जैसे लिखोगे ना बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट इस डेट को, और लिखोगे एंड रिड्यूस। एंड रिड्यूस क्यों लिखना है?
क्योंकि इससे पता चले लोगों को कि इस कंपनी का कैपिटल रिडक्शन हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो इसलिए अब कितने पीरियड के लिए लगाना है, कोड बताएगा आपको कितने पीरियड के लिए लगाना है, उतने पीरियड के लिए आपको वो लगाना पड़ेगा। जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो एंड रिड्यूस्ड आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा। अब जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, देखो जब असेट इंक्रीज होगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगा, तो ये दोनों ही सिचुएशन कंपनी के लिए प्रॉफिट वाली है। असेट में बढ़ोतरी यानी इंक्रीज इन असेट प्रॉफिट है, डिक्रीज इन लायबिलिटी प्रॉफिट है। असेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी जब घटता है तो डेबिट होता है। तो देखिए सन्ड्री असेट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब इंडिविजुअल असेट के नाम आ जाएंगे, जैसे लैंड बढ़ा तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बढ़ा तो बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर्स कम हुए तो क्रेडिटर्स डेबिट, डिवेंचर कम हुए तो डिवेंचर डेबिट। ठीक, इंडिविजुअल असेट के नाम से। अच्छा, व्हेन डिक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये दोनों लॉस मेकिंग है कंपनी के लिए, मतलब असेट में डिक्रीज होना और लायबिलिटी में इंक्रीज होना, ये दोनों कंपनी के लिए लॉस है। तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट और टू सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का हमको पेमेंट करना पड़ जाए, तो बेटा कोई लायबिलिटी आपने पेमेंट किया, वो रिकॉर्ड की नहीं थी और आज उसका पेमेंट आपको करना पड़ जाए, तो देखिए बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा क्योंकि आपकी जेब से पैसे जाएंगे। डेबिट किसको करें, डेबिट आप सीधा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को कर दीजिए, बिकॉज आपका जो है लॉस हो रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप दो एंट्री भी बना सकते हो, पहले एंट्री बनाइए कैपिटल रिडक्शन टू, जो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है उस लायबिलिटी को क्रेडिट करो, और फिर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बात एक ही है, आप सीधा एक एंट्री बनाइए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज हो जाती है तो बेटा ये फायदा है आपके लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मतलब जैसे कोई प्लांट मशीनरी आपने रिकॉर्ड नहीं की थी और वो आपने बेचकर पैसे रिसीव हो गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। टू प्लांट मशीनरी नहीं होगा क्योंकि बुक्स में वो था ही नहीं, तो टू कैपिटल रिडक्शन आपके लिए ये प्रॉफिट वाली बात होगी। अच्छा, रिडक्शन वेवर ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी और वो कोई छोड़ दे आपको, कह दे भैया चलो ठीक है, तो बेटा उसमें ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, वो कोई एंट्री नहीं बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्रेडिटर्स थे, वो हमने रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, यानी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड नहीं थे। अब वो क्रेडिटर्स कहते हैं मैंने छोड़ दिया, तो हमने कहा ठीक है हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तुमने छोड़ दिया, ठीक, तो मेरे लिए ना ये प्रॉफिट है ना लॉस है, तो नो एंट्री। लेकिन अगर किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ जाए, मैं ऊपर बता चुका हूँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर पेमेंट करना पड़ेगा तो आपके लिए लॉस है। लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर रिडक्शन होता है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का वेवर होता है तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। जैसे प्रीफरेंस डिविडेंड है, वो जनरली रिकॉर्डेड नहीं होता, अगर एरियर है तो वो रिकॉर्डेड नहीं होता। तो अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर अपना एरियर ऑफ डिविडेंड छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने बैलेंस शीट के अंदर उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया होता है। लेकिन अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर का एरियर ऑफ डिविडेंड का पेमेंट आपको करना पड़ जाए तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या कभी कभी उन एरियर ऑफ डिविडेंड के बदले आपको इक्विटी शेयर देने पड़ जाते हैं, तो एंट्री बनाओगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, या अगर शेयर दिए हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर रिडक्शन होगा या वेवर होगा देन देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन। अच्छा, पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, जैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है तो खर्चे वगैरह तो करने ही पड़ते हैं, तो एंट्री बनेगी रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन एक्सपेंसेस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लॉस है और पैसे आपकी जेब से गए। अच्छा, अब रिडक्शन इन कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे छोड़े, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसे छोड़े, तो उनकी कैसे एंट्री होगी। इसके दो केसेस मैंने बनाए, केस 1 केस 2। देखिए, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर अलॉन्ग विद रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अगर पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में रिडक्शन होता है तब क्या होगा, और व्हेन रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर ओनली, यानी सिर्फ पेड अप वैल्यू में चेंज हुआ, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी नो चेंज इन फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए बेटा आपका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और पेड अप वैल्यू भी थी 10 रुपये, ठीक है। अब आपने क्या करा, इक्विटी शेयर की वैल्यू को पेड अप वैल्यू को 6 रुपये से घटा दिया, तो पेड अप वैल्यू कितनी रह गई, 4 रुपये। तो हमने क्या करा, हमने 6 रुपये से फेस वैल्यू भी घटा दिया और फेस वैल्यू भी 4 रह गया।
ठीक, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू अलॉन्ग विद रिडक्शन इन फेस वैल्यू। ठीक, तो फेस वैल्यू भी 4 रुपए, पेड अप वैल्यू भी 4 रुपए, अभी भी ये शेयर फुली पेड ही रहा। ठीक, अब कंपनी इन शेयर होल्डर से फ्यूचर में कुछ नहीं मंगा सकती, कंपनी शेयर होल्डर से फ्यूचर में इनसे कुछ नहीं मंगा सकती, क्योंकि 4 रुपए फेस वैल्यू है, 4 रुपए ही पेड अप वैल्यू है, तो फुली पेड शेयर है अभी भी। तो 6 रुपए से पेड अप वैल्यू कम होगी, 6 रुपए से फेस वैल्यू भी कम होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, 10 का शेयर है, 10 पेड अप है, 6 रुपए से पेड अप वैल्यू कम होगी, तो पेड अप वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, लेकिन फेस वैल्यू अभी भी 10 ही रहा। फेस वैल्यू में हमने कोई रिडक्शन नहीं किया, सिर्फ पेड अप वैल्यू में रिडक्शन कर दिया, तो ये शेयर कहलाएगा शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर पेड अप। यानी कंपनी 6 रुपए फ्यूचर में मंगा भी सकती है अब शेयर होल्डर से कभी भी, क्योंकि ये शेयर पार्टली पेड हो गया। अगर पेड अप वैल्यू में भी कमी आई और फेस वैल्यू में भी कमी आई, तो फिर तो 4 रुपए का पेड अप वैल्यू है, 4 रुपए फेस वैल्यू है, तो ये शेयर फुली पेड अप है। कंपनी फ्यूचर में शेयर होल्डर से कुछ मंगा नहीं सकती, लेकिन फेस वैल्यू 10 था, पेड अप वैल्यू 10 था, अब पेड अप वैल्यू 4 रह गया और फेस वैल्यू अभी भी 10 है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी बेटा, एक तो 6 रुपए जो कम हुए वो तो हुए, फ्यूचर में ये 6 रुपए कभी भी कंपनी मंगा भी सकती है, और क्योंकि शेयर 10 का है और 4 रुपए पेड अप है, तो कंपनी कॉल कर सकती है शेयर होल्डर को, ये 6 रुपए कभी भी आप कैश में देना पड़ेंगे आप। ठीक, तो इन दोनों की अकाउंटिंग कैसे होगी, देखो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जब फेस वैल्यू भी कम हो जाता है और पेड अप वैल्यू भी कम होता है, तो दोनों, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, और जितना कम हुआ टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपका 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए पेड अप वैल्यू कम हुआ, 4 रुपए से 6 रुपए से पेड अप वैल्यू कम हुआ, 4 रुपए रह गया, और फेस वैल्यू भी कम हुआ, तो आप क्या करोगे, जो ओल्ड फेस वैल्यू का था वो डेबिट करोगे, जो नई पेड अप वैल्यू है वो क्रेडिट कर दोगे, और 6 रुपए से जो कम हुआ वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ शेयर है नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते जाना आप। ठीक है जी, तो ओल्ड फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, न्यू फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, और टू कैपिटल रिडक्शन, यानी पुरानी वाली कैपिटल खत्म होकर नई कैपिटल आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों फेस वैल्यू में चेंज नहीं होता, सिर्फ पेड अप वैल्यू में चेंज होता है, तो आपको सीधी एंट्री बनानी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना, जितने से कम हुआ, 6 रुपए 6 रुपए, जितने से कम हुआ, और 4 रुपए से रह गया कैपिटल आपका, यानी पहले 10 से क्रेडिट होगा ना आपका कैपिटल, तो उसमें से 6 रुपए कम हो गया, 4 रुपए रह गया। तो इसमें नई कैपिटल कुछ नहीं आ रही है, कैपिटल पुरानी वाली थी, बस आपने क्या करा, 4 रुपए से रह गई वो 6 से कम करके। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैपिटल ही चेंज हो रही है, पहले 10 वाला शेयर था 10 रुपए पेड अप, अब 4 वाला हो गया 4 रुपए पेड अप, तो पुराना वाला शेयर कैपिटल खत्म होकर नया वाला शेयर कैपिटल आ जाएगा। इसमें पुराना वाला कैपिटल ही रहा, यानी 10 वाला था 10 पेड अप था, अब वही 10 वाला शेयर 4 रुपए पेड अप हो गया। ठीक है, तो शेयर 10 का है, 4 रुपए पेड अप। तो अगर सिर्फ पेड अप वैल्यू कम हुआ है तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, अगर पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों कम हुआ है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड फेस वैल्यू एंड ओल्ड पेड अप वैल्यू, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू न्यू पेड अप वैल्यू, और टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अच्छा सर अगर हमको क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि पेड अप वैल्यू में रिडक्शन फेस वैल्यू के साथ में है या विदाउट फेस वैल्यू है, तो आप हमेशा मानकर चलोगे कि रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू अलॉन्ग विद फेस वैल्यू, यानी जितने से पेड अप वैल्यू कम हुआ है उतने से फेस वैल्यू भी कम हुआ है, ये आप मानकर चलो। ठीक है जी, अच्छा एग्जाम्पल देखिए, ए लिमिटेड है 20,000 इक्विटी शेयर 10 इज फुली पेड, नाउ कंपनी रिड्यूस पेड अप वैल्यू बाई 6 अलॉन्ग विद फेस वैल्यू, पास जनरल एंट्री। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए वाला 2 लाख, कितना था 20,000 इंटू 10, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 वाला, 4 रुपए फेस वैल्यू 4 रुपए पेड अप वैल्यू, तो 20,000 इंटू 4 80,000, और टू कैपिटल रिडक्शन 1,20,000। ठीक है, अच्छा ए लिमिटेड हैड 50,000 इक्विटी शेयर 10 इंच फुली पेड अप, नाउ कंपनी रिड्यूस पेड अप वैल्यू बाई 6, नो चेंज इन फेस वैल्यू, पास जनरल, यानी सिर्फ पेड अप वैल्यू में चेंज हुआ, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 6 टू इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 लाख। ठीक, अब शेयर आपका रह गया 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर पेड अप, 2 लाख रुपए से आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, तो देखिए बीइंग 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप आर कन्वर्टेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर पेड अप, जबकि यहाँ क्या था 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच आर कन्वर्टेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच फुली पेड अप, यानी जो फेस वैल्यू है वही पेड अप वैल्यू, यहाँ पर अब फेस वैल्यू अलग होगी, पेड अप वैल्यू अलग होगी।
उसके बाद देखिए, इफ नथिंग स्पेसिफाइड वी अज्यूम रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू अलोंग विथ केस वन, यानी केस वन मानेंगे अगर कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है। इफ देयर इज एनी कैपिटल reserve other reserve appearing in balance sheet before reconstruction, it will be credited to capital reduction account। जैसे कभी कभी आप जब क्वेश्चन आप देखोगे तो बैलेंस शीट जो ओल्ड दे रखी होगी, अगर उस ओल्ड बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व दे रखा है या कोई कैपिटल रिजर्व पहले से दे रखा है, तो उस जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व को आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए पहले ही। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। भाई इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। जब आप लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे कम करवा रहे हो, प्रीफरेंस के पैसे कम करवा रहे हो और असेट को रिवैल्यू कर रहे हो, तो इसको जो पहले से कोई रिजर्व या प्रॉफिट दिख रहा है उसको भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ले जाकर जमा कर दो, वो भी यूज होगा लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। अच्छा, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज यूज टू राइट ऑफ फॉलोइंग। जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है वो किसको राइट ऑफ करोगे? पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करोगे, कोई फिक्टिशियस असेट है उसको राइट ऑफ करोगे, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, फिर सारी इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा जो भी है ये, इन सबको राइट ऑफ करोगे। और एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल असेट, टू पीएनएल और टू फिक्टिशियस असेट। If there is still balance in capital reduction, it will be transferred to capital reserve account। उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, ये अकाउंटिंग आपकी होगी। आइए जरा हम क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको सबसे पहले दिखाते हैं अपनी बुक में। ये देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2009। 10% प्रीफरेंस शेयर 100 each, इक्विटी शेयर 100 each, 10% डिवेंचर, बैंक ओडी, क्रेडिटर, गुडविल दे रखा है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, पीएनएल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऑन द अबव डेट द कंपनी अडॉप्टेड द फॉलोइंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। द इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड टू शेयर ऑफ ₹40 each fully paid एंड द प्रीफरेंस शेयर आर रिड्यूस्ड टू फुली पेड शेयर ऑफ 75 each। देखिए, इक्विटी शेयर 100 से 40 हो गया तो 60 कम हो गया, और ये 100 से 75 हो गया यानी 25 कम हो गया। अच्छा देखो, फुली पेड बोला है तो इसका मतलब क्वेश्चन ने आपको हिंट भी दे दिया कि पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही कम हुई है, यानी 40 का शेयर हो गया फुली पेड अप, और ये भी आपका 25 रुपए से फेस वैल्यू भी कम हुई होगी और पेड अप वैल्यू भी। फिर क्वेश्चन कहता है डिवेंचर होल्डर टुक ओवर स्टॉक एंड डेटर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स, और बैलेंसिंग फिगर कुछ बचेगा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 30% और प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड 30%। तो लैंड बिल्डिंग बढ़ा, प्लांट मशीनरी कम हुआ, तो जो बढ़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, और जो कम होगा कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी। फिक्टिशियस असेट और इंटेंजिबल असेट को राइट ऑफ करना है, वो तो करते ही है, कैपिटल रिडक्शन टू इंटेंजिबल टू फिक्टिशियस असेट। और एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा? एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन होगा कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। गिव जनरल एंट्रीज इनकॉर्पोरेटिंग द अबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर द रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखिए, देखो जी, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाले को डेबिट कर दीजिए, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40। देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर 24,000 थे, तो 24,000 इंटू 100 24 लाख, फिर 24,000 इंटू 40 9,60,000, बाकी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। बीइंग 24,000 इक्विटी शेयर 100 आर कन्वर्टेड इंटू 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 each फुली पेड। फिर देखिए 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, टोटल कितना था? टोटल था 1 लाख, मतलब 12,000 थे, तो 12,000 इंटू 100 12 लाख, फिर 12,000 इंटू 75 हो गया 9 लाख, और बाकी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। फिर 10% डिवेंचर 6 लाख के थे, फिर टू स्टॉक और टू डेटर्स, और बाकी बैलेंस चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। फिर लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, ये 30% से बढ़ गया। फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, देखिए टू प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ था, फिर गुडविल को राइट ऑफ करोगे, पीएनएल को राइट ऑफ करोगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करोगे, और बाकी ये 20,70,000 से कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। एक ही एंट्री में मैंने कई एंट्री समायोजित कर दी। फिर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, ये एक्सपेंसेस है, और कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखिए इस तरीके से बनता है, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, बाई प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बाई डिवेंचर, बाई लैंड बिल्डिंग, और टू सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब ये सब मिलाकर देखिए मैंने अब सबको अलग अलग लिखता, टू प्लांट मशीनरी, टू गुडविल, टू पीएनएल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो मैं एक साथ एंट्री बनाकर इनको टू सन्ड्रीज कर देता हूँ। ठीक है, टू सन्ड्रीज, फिर टू बैंक एक्सपेंसेस वाला, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। फिर बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट शेयर कैपिटल का नोट हमने बनाया होगा यहाँ पर, देखिए शेयर कैपिटल
10% 12,075 वाले और इक्विटी शेयर 24,040 वाले, ये शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का ये नोट हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ कैपिटल रिजर्व आएगा 85,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, बैंक ओडी में कोई चेंज नहीं है, टेंजिबल एसेट 3,60,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, प्लांट मशीनरी 540 से कम हो गया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 5,000 कम हो जाएगा। ये आपका टोटल बैलेंस शीट हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी जरा आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। SP Construction Company find itself in a financial difficulty. The following is the balance sheet on 31st December 2015. 5% preference share 10 each 70,000, equity share of rupees 10 each 2 लाख, 8% डिवेंचर 80,000, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओडी और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स। फिर लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, गुडविल हो गया, इन्वेस्टमेंट कोटेड इन शेयर्स, ठीक है, स्टॉक डेटर्स और पीएनओ, ये बैलेंस दे रखे हैं। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 10,000, 5% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है। During the meeting of shareholder and director, it was decided to carry out a scheme of internal reconstruction. The following scheme has been agreed. The equity shareholder are to accept a reduction of 7.5 per share, and each equity share is to be redesigned as a share of 2.5, यानी 10 रुपये का शेयर था, 7.5 रुपये से कम कर दिया, उसको 2.5 का बना दिया। तो इसका मतलब 7.5 से पेड अप वैल्यू भी कम होगा और 7.5 से ही आपका फेस वैल्यू भी कम होगा। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 और टू कैपिटल रिडक्शन 7.5 और नंबर ऑफ शेयर जो भी होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। फिर है देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर आर टू सब्सक्राइब फॉर ए न्यू शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 1 for 1 एट ए प्राइस ऑफ 3 पर शेयर। तो देखिए इक्विटी शेयर 2.5 रुपये का बन चुका था, अब आपने 3 रुपये में उसको इशू करा, आपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के एक तरीके से राइट इशू हो गया ये, तो 50 पैसे प्रीमियम है, ये प्रीमियम। तो एक के बदले एक, तो नंबर ऑफ शेयर थे कितने वो देख लो जरा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 20,000, तो एक के बदले एक का मतलब 20,000 का राइट इशू होगा 3 रुपये के हिसाब से, और शेयर है 2.5 का, आप 2.5 का बना चुके हो, 3 में इशू किया तो 50 पैसे पर शेयर प्रीमियम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 3, 30 मतलब 60,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2.5 रुपये 50,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 0.5 10,000। ठीक है। अच्छा, शेयर इशू करने पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है बच्चों, वो कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। सर क्यों नहीं जाएगा, ये तो प्रॉफिट है बेटा, क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्शन का नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन की वजह से जो प्रॉफिट लॉस होते हैं ना, वो जो है वो कैपिटल रिडक्शन में जाते हैं, ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ये आपने फ्रेश इशू किया है, और फ्रेश इशू जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाएगा। अच्छा, द एग्जिस्टिंग 7,000 प्रीफरेंस शेयर आर टू बी एक्सचेंज फॉर ए न्यू इशू ऑफ 3508% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर 10 ईच एंड 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2.5। तो अभी जो एग्जिस्टिंग 7,000 शेयर रहेंगे, 10 रुपये का एक शेयर है, तो यानी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 टू 8% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर 3500 इंटू 10 35,000, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 14,000 इंटू 2.5, ये भी शायद 35,000 ही होगा। तो इसमें इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, उसके बदले में बस एक्सचेंज करवा लिया, ये एंट्री बन जाएगी। डिवेंचर होल्डर कहते हैं हमको 2,000 इक्विटी शेयर दे दो हमारे इंटरेस्ट के बदले, तो इंटरेस्ट उनका था कितना, 12,800 का था, देख लीजिए। तो इस 12,800 के बदले आप कहोगे इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 2.5 5,000, बाकी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, क्योंकि 2.5 रुपये का शेयर हो गया है ना आप। ठीक है जी। अच्छा, फिर देखिए 6,000 ऑफ डायरेक्टर लोन इज टू बी डेबिटेड, यानी डायरेक्टर ने 6,000 रुपये छोड़ दिए। द बैलेंस इज टू बी फुली सेटल्ड बाई इशू ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2.5, और बैलेंस भी जो 10,000 बचा वो भी 2,500 रुपये के शेयर देकर छुट्टा करा। तो टोटल डायरेक्टर लोन कितना है, टोटल डायरेक्टर लोन है, डायरेक्टर लोन 16,000 का, तो 16,000 का डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट 16,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,500, बाकी उनका पूरा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, जो भी बैलेंस बचेगा। गुडविल और पीएनएल को राइट ऑफ करना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, अच्छा मार्केट वैल्यू पर लाना, बेचा नहीं है, अच्छा बेच दिया, सोल्ड एट ए मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, टू इन्वेस्टमेंट 27,000 के दिख रहे हैं, बाकी बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपेमेंट करना है, तो अगर किसी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का रीपेमेंट करते हो तो नॉर्मल इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा 46,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट अभी कर देंगे और बैलेंस क्वार्टरली इंटरवल पर,
तो क्वार्टरली इंटरवल मतलब करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। तो इसकी भी एंट्री बनेगी 46,000 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन दोनों एंट्री को आप मिलाकर एक ही साथ बना सकते हो, ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10% डेटर्स को राइट ऑफ करना है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। रिमेनिंग एसेट का ये तरीके से रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन कुछ एसेट बढ़ेंगी कुछ घटेंगी, हो सकता है जो बढ़ेंगी वो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जो घटेंगी कैपिटल रिडक्शन टू एसेट। It is expected that due to change condition and new management, operating profit of will be earned at the rate of 50,000 per annum after depreciation but before interest and tax, and कहते हैं 2018 तक कोई मतलब लाइबिलिटी आने की उम्मीद नहीं है टैक्स। तो देखो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं ये सब करने के बाद कंपनी को हर साल 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं हुआ ना, तो ये लाइन मेरे लिए बेकार है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री और उसके बाद बैलेंस शीट बनाइए, ठीक। जर्नल एंट्री आपकी बनी हुई है क्वेश्चन में। देखिए बेटा ये क्वेश्चन में सब जर्नल एंट्री बनी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री देखिए ये है, क्रिएटर्स और बैंक ओडी को पेमेंट करने की ये एंट्री है, बिल्डिंग बड़ा है तो उसकी ये एंट्री है, कैपिटल रिडक्शन टू बाकी एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है तो ये है, ठीक है। और ये सब मैंने देखिए पीएनएल राइट ऑफ किया, गुडविल राइट ऑफ किया, डेटर्स 10% राइट ऑफ किए, लैंड कम हो गया, इक्विपमेंट कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, ये सब हो गया। फिर कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। फिर कैपिटल ये कैसे निकाला आपने, ये आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाकर निकालते हैं ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एंट्री पहले बना लेते हैं, बस अमाउंट नहीं लिखते, फिर ये अकाउंट बनाते हैं, बैलेंसिंग फिगर ये चला जाता है और फिर ये बैलेंस शीट, ठीक है जी बच्चों। ये बैलेंस शीट है, आप इसको देख लेना, बैलेंस शीट है। बोलो क्लियर है ये बात। इसी तरीके से आपके आगे के क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है, आइए मैं क्वेश्चन जो जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं वो सब मैं पढ़ बात देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में एंट्री में कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं बताता चलूंगा। एंट्री क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फिक्स्ड असेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, पेटेंट, गुडविल। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 55,000 के। उसके बाद डेटर से स्टॉक है, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग, ये फिक्टिशियस असेट है एक तरीके से। फिर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है टोटल 4,000 कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, फिर 75,000 इक्विटी शेयर्स, 6% डिवेंचर सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक्रूड इंटरेस्ट 22,500। फिर देखिए बैंक ओडी है, क्रेडिटर्स हैं, डायरेक्टर्स लोन है और टोटल। Court approved a scheme of reorganization to take effect from 1/1/2000, whereby the preference share to be written down to 75 each and equity share to 2 each. प्रीफरेंस शेयर 75 का हो गया, इक्विटी शेयर 2 का हो गया, यानी पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों कम हो गए। प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर एरियर फॉर 4 years, 3/4 to be waived and equity share of ₹2 each to be allotted for the remaining quarter। अच्छा कितने साल का ड्यू है, 4 year का। तो प्रीफरेंस डिविडेंड देखो बेटा 4 लाख कैपिटल है, 6% है तो 24,000 इंटू 4 साल का 96,000 का डिविडेंड है। कहते हैं 3/4 छोड़ दिया, यानी 72,000 उन्होंने गिव अप कर दिया। तो जो गिव अप कर दिया उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को वेव करने की कोई एंट्री नहीं होती। बाकी बचा 1/4। कहते हैं 24,000, इसके बदले में ₹2 वाले इक्विटी शेयर ले लिए, तो कितने इक्विटी शेयर, 12,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। नीचे ब्रैकेट में नरेशन में लिख दोगे बीइंग 12,000 शेयर ऑफ ₹2 इशूड फॉर एरियर ऑफ 1/4 प्रीफरेंस डिविडेंड, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बी पेड इन कैश, तो 22,500 का एक एक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है डिवेंचर पर, वो पेमेंट कर देंगे। कैसे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर पेमेंट करते हो तो नॉर्मल एंट्री बनती है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
डिवेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट ए बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख at a valuation of 120 in part payment of their holding and provide additional cash of 130 secured by floating charge on company's asset at an interest rate of 8%। मतलब कितने हैं ये, पहले ये देखो। डिवेंचर होल्डर 375 है। 375 में कहते हैं 1/20 की तो हमने प्रॉपर्टी ले ली, तो बैलेंस कितना बचा 255। ये अभी भी बैलेंस शीट में आता रहेगा। और इन लोगों ने कंपनी को 1,30,000 और दे दिए 8% इंटरेस्ट के हिसाब से। मतलब इन्होंने कंपनी को लोन दे दिया एक तरीके से। तो लोन फ्रॉम डिवेंचर होल्डर आप बोल सकते हो, या टर्म लोन करके, या 8% लोन और सिक्योर्ड ऑन फ्लोटिंग चार्ज। तो ये 1,30,000 का अगला आगे और लोन हो गया। ठीक, ये एंट्री बनेगी। तो इसकी क्या एंट्री होगी, देखो सबसे पहले देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 1 लाख की थी लेकिन 1/20 में लिया है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन होगा। और फ्री होल्ड देखिए एक पॉइंट ये भी है, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड 387,500। तो आप ऐसा करो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन कर लो। देखो 387,500 ये रिवैल्यूएशन हुआ, 1/20 ये रिवैल्यूएशन हुआ, तो टोटल रिवैल्यूएशन कितने का हुआ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वो देख लो। 387,500 प्लस 1/20 5,07,500 का रिवैल्यूएशन हुआ। जबकि थी कितनी की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 425 की, 425 की, तो 425 की टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी। तो कितना प्रॉफिट हुआ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर 82,500। तो पहले तो आपको एक एंट्री बनानी चाहिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करने की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना 82,500। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जैसे ही रिवैल्यू करोगे वो 5,07,500 पर आ जाएगी। और इसमें से 1,20,000 की प्रॉपर्टी आपने किसको दे दिया, 1,20,000 की प्रॉपर्टी आपने डिवेंचर होल्डर को दे दिया, जिसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने से 1/20 से ये एंट्री बनेगी। 1/20 से डिवेंचर कम हो जाएगा, यानी डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देना सीधा। 1/20 से डिवेंचर कम हो जाएंगे, 255 पर आ जाएंगे। और फिर डिवेंचर होल्डर ने 1,30,000 कंपनी को और दिया है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू 8% लोन फ्रॉम डिवेंचर होल्डर, कितना 1,30,000, वो अलग से बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, ये एंट्री होगी आपकी चौथी वाली। अच्छा, उसके बाद पेटेंट गुडविल एंड डेफर्ड एडवर्टाइजिंग रिटर्न ऑफ, ये तो रिटर्न ऑफ करेंगे। स्टॉक इतने से कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा। डेटर्स इतने से कम हुए, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की एंट्री में बना चुका। इन्वेस्टमेंट 1,40 में भेज दिए, 55 के थे 1,40 में भेज दिए, बाकी प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। डायरेक्टर कहते हैं हमारे लोन के बदले 90% तो शेयर दे दो, बाकी 5% कैश दे दो और 5% हम छोड़ रहे हैं। तो डायरेक्टर का लोन जितना भी है उसका 50,000 है। 50 कितना, डायरेक्टर का लोन कितना है 1 लाख है, तो 1 लाख का 90%, 90,000 की तो वो इक्विटी शेयर लेंगे, 2 रुपये का शेयर है इक्विटी शेयर, आपको पता है नया वाला, 45,000 शेयर हो जाएंगे। तो डायरेक्टर लोन 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, टू कैश 5,000 और बाकी 5,05,000 कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कंपनी के पास एक कैपिटल कमिटमेंट था, मतलब इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा किसी का 2.5 लाख का। कहते हैं अभी इसको कैंसिल करना है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो 2.5 लाख का 5%, 12,500 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेनल्टी पेड और 12,500। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल। तो इसके देखिए हम एंट्री आपको दिखा देते हैं, वैसे हमने बना रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, फिर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देखिए, फिर कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो 1/4 डिविडेंड पे किया है उसके लिए। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड एरियर विच इज 72,000 बिकॉज दिस इज नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। फिर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का देखिए 82,000 का रिवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन, फिर 6% डिवेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, यानी जो नया डिवेंचर इशू करे हैं, या आप इसको लोन भी बोल सकते हो सीधा। फिर कैपिटल रिडक्शन से ये सारी एसेट राइट ऑफ की, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, फिर डायरेक्टर लोन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक पेनल्टी पे की है। फिर ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, इसमें नो डिफरेंस आ रहा तो नहीं कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, फिर देखिए बैलेंस शीट बना कर दे रखी है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 5 और दे रखा है, उसको भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा एक बार। बैलेंस शीट ऑफ मलिक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016। 6008% प्रीफरेंस शेयर 100 ईच। ठीक है, तो ये देखिए फिगर ऊपर नीचे हो गए। 2 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच 5 पेड, तो ये 10 लाख। देखो पार्टली पेड शेयर हैं। 9% डिवेंचर 6 लाख। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ओवरड्राफ्ट ऑन डिवेंचर बैंक ओडी 1,50,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक ओडी 15,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 69,000। ठीक है, फिर है फिक्स असेट पेमेंट पेटेंट एंड कॉपीराइट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 55,000। ठीक है, वैल्यू है 65,000। करंट असेट में स्टॉक डेटर्स बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे देखिए, आगे है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 मंथ 1 ईयर कितना है जरा देख लें एक बार। 6 लाख का 8%, 48,000 जो है ये प्रीफरेंस डिविडेंड एरियर है। ठीक है, 48,000। प्रीफरेंस शेयर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टू द एक्सटेंट 30% एंड डिजायर टू बी पेड आउट। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं भैया हम अपना क्लेम डिविडेंड को इंक्लूड करके 30% छोड़ देंगे। तो देखो 6 लाख रुपए जो है कैपिटल थी, उसका 30% वो छोड़ देंगे यानी 180। बाकी 420 कहते हैं अभी पेमेंट कर दो। ठीक है, तो अगर इसकी एंट्री बनेगी तो होगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 180 और टू बैंक 420। ये तो कैपिटल की बात होगी। फिर डिविडेंड को भी बोल रहे हैं 30% छोड़ देंगे, बाकी 70% का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका 48,000 का 30% कितना होगा? 48,000 का 30% कितना होगा जरा देख लो, 14,400, यानी 14,400 छोड़ देंगे। तो बेटा इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, जो छोड़ दिया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर रिडक्शन होता है तो कोई एंट्री नहीं। बाकी 48,000 का 70% बच्चों 33,600 कहते हैं इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 33,600, यानी एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ये बात है। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू द इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट बीइंग इनहेंस टू 12%। कहते हैं हम अपना इंटरेस्ट जो रह गया है, कितना इंटरेस्ट इनका रह गया है, इनका इंटरेस्ट है 1,08,000, कहते हैं ये छोड़ देंगे लेकिन हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% से 12% कर दो। तो इसकी एंट्री क्या होगी देखो, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, सॉरी 6 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,08,000। फिर टू 12% डिवेंचर 6 लाख और बाकी तो टू कैपिटल रिडक्शन 1,08,000 से कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। मतलब 9% डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर। ठीक है, और इंटरेस्ट अक्रूड जो है वो कैपिटल रिडक्शन में भेज दीजिए, उन्होंने छोड़ दिया। बैंक ने कहा हम 50% अपना इंटरेस्ट छोड़ देंगे लेकिन अभी पेमेंट कर दो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से देखिए 1.5 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 15,000 इंटरेस्ट है, तो कह रहे हैं 15,000 का 50% छोड़ देंगे हम, यानी 7,500 वो छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन अभी पेमेंट कर दो। तो एंट्री होगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन ओडी अकाउंट डेबिट 15,000, टू कैपिटल रिडक्शन 7,500 और टू बैंक कितना जो भी बैलेंस बचेगा 1,57,500 वो अभी पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स कह रहे हैं हम 5% देंगे लेकिन हमें भी अभी पेमेंट कर दो। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और टू क्रेडिटर्स टू बैंक, सॉरी। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पेटेंट एंड डेटर्स 30,000 की राइट ऑफ करना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना है, पेटेंट एंड कॉपीराइट राइट ऑफ करना है और 30,000 के डेटर्स भी राइट ऑफ करने हैं। फिक्स असेट 34,000 से कम करनी है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर लेकर आना है और कहते हैं टू दी एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शेयर होल्डर सफर ए रिडक्शन ऑफ देयर राइट। कहते हैं जितने तक अभी तक पूरे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था इक्विटी शेयर होल्डर कितना रिड्यूस कर रहे हैं अपना, तो जितना कहते हैं जरूरत पड़ेगी उतना इक्विटी शेयर होल्डर रिड्यूस करेंगे। यानी आप समझ लीजिए आप सब कुछ राइट ऑफ करते रहो करते रहो करते रहो और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में वो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल करके आ जाएगा, यानी उतना इक्विटी शेयर छोड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है 33,50। ठीक है जी, 33,50 इसकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ड्राफ्ट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी assuming that the scheme has been put through fully with equity shareholder bringing the necessary cash
टू पे ऑफ द पार्टीज एंड टू लीव द बैलेंस 30,000 एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द सेल। कहते हैं जो कैश की जरूरत पड़ेगी वो भी इक्विटी शेयर लेकर आएंगे। अब ऊपर देख लीजिए इक्विटी शेयर 10 का था, 5 रुपये पेड अप है, तो आप 5 रुपये तो उनसे मंगा ही सकते हो। अब फेस वैल्यू उनका कितना कम होगा, पेड अप वैल्यू कितना कम होगा, उसके हिसाब से जो भी होगा वो कुछ ना कुछ तो लेकर ही आ सकते हैं ना, तो वो लेकर आएंगे। कह रहे हैं जितनी कैश की जरूरत पड़ेगी और इतना कैश लेकर आएंगे वो कि सबको पेमेंट भी हो जाए जो जो मांग रहे हैं और 30,000 आपके पास बच भी जाए। तो आप बैंक अकाउंट बना लेना, बैंक अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर करके आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन में है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का था, 5 वाला पेड अप तो 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये कितना कैसे आया, ये नीचे बैलेंसिंग फिगर आया होगा। तो फिर एंट्री पहले बना दी थी हमने, लेकिन अमाउंट बाद में डाला है। प्रीफरेंस शेयर पहले इस एंट्री से देखते हैं, सेकंड वाली से। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, ये ठीक है। फिर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक देखो 33,600 का वो डिविडेंड वाला। फिर इंटरेस्ट 9% डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट पेमेंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और टू 12% डिवेंचर। फिर बैंक बॉडी इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन, इंटरेस्ट का 50% टू बैंक। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 5% से और टू बैंक। फिर कैपिटल रिडक्शन में ये सब असेट को राइट ऑफ करो। फिर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। और फिर देखिए ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपने बनाया, इसमें देखिए ये बैलेंसिंग फिगर आया कि इक्विटी शेयर होल्डर कितना छोड़ रहा है, 3 लाख छोड़ रहा है। तो 3 लाख बेटा कैसे छोड़ रहा है, देखो बेटा 3 लाख जब बैलेंसिंग फिगर आया है ये कितना छोड़ेंगे, और 2 लाख शेयर थे तो एक शेयर पर वो 1.5 रुपया ही तो छोड़ेंगे। अब शेयर देखिए 10 का था, 5 रुपये पेड अप, तो अगर वो छोड़ेंगे तो 1.5 रुपये से ये कम होगा तो ये 8.5 हो जाएगा, और 1.5 रुपये से पेड अप वैल्यू कम होगी तो ये 3.5 रह जाएगा। ठीक है, तो अब जो नया शेयर बन गया वो कितना बन गया, जितने से पेड अप वैल्यू कम होगा उतने से फेस वैल्यू कम हो जाएगा। तो देखिए अब शेयर बन गया 8.5 रुपये का और 3 रुपये 50 पैसे पेड अप। तो 5 रुपये अभी भी इनसे मंगा सकते हैं ना, हम पहले भी 5 मंगा सकते थे, अब भी 5 मंगा सकते हैं। अब देखिए बैंक अकाउंट बनाकर देखेंगे कितने उनसे मंगाने हैं। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैलेंस बीडी 10,000 था, फिर प्रीफरेंस डिविडेंड और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इतना देना है, फिर बैंक को इतना देना है, क्रेडिटर्स को इतना देना है, इतना खर्चा हुआ, 30,000 बचा कर रखना है। तो देखिए 7 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर लेकर आएंगे, कितने के हिसाब से, 3.5 रुपये के हिसाब से। तो ये भी एंड में एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख रुपए, यानी कॉल रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर 3.5 रुपये के हिसाब से हो गया। ठीक है जी, तो देखो 3.5 पहले से पेडअप था, 3.5 रुपये से उनसे और मंगा ली तो 7 रुपये पेडअप हो गया। तो अब जो इक्विटी शेयर है बैलेंस शीट में आएगा, इक्विटी शेयर 2 लाख शेयर और ₹8.57 पेडअप, यानी फ्यूचर में इनसे 1.5 रुपया और मंगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो पहली एंट्री है ये सबसे बाद में मैंने अमाउंट डाला है इसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये का था, 5 पेडअप, अब हो गया 8.5 का 3.5 रुपये पेडअप, और बाकी जो 3 रुपये से मतलब 1.5 रुपये से कम हो गया। ये इक्विटी शेयर 2 लाख 10 रुपये 5 पेडअप आर कन्वर्टेड इनटू 2 लाख शेयर 8.5 3.5 पेडअप। ठीक, ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल बन गया। ठीक है जी, ये और ये बैलेंस शीट हो गई, ये कैपिटल हो गई, ये डिवेंचर हो गए और रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है नहीं, फिर ये असेट हो गई, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये डेटर्स और ये कैश एंड बैंक। ठीक है बच्चों, आइए एक क्वेश्चन में और दिखा देता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन, और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कई सारी चीज़ें इससे आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2003 वाज एज फॉलो। 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड। ठीक है, 20,000 प्रीफरेंशियल 100 ईच, 10% फर्स्ट डिवेंचर, 10% सेकंड डिवेंचर, डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ट्रेड क्रेडिटर्स, डायरेक्टर्स लोन, बैंक ओडी आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल, पेटेंट, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रीफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर ऑफ लास्ट 3 ईयर। अच्छा, प्रीफरेंस डिविडेंड लास्ट 3 साल का, तो 2 लाख का 9%, 180, 20 लाख का 9%, 180 इंटू 3, तो 5,40,000 का जो प्रीफरेंस डिविडेंड है वो एरियर है। ठीक है, ए होल्ड 10% फर्स्ट डिवेंचर 4 लाख के एंड 10% सेकंड डिवेंचर 6 लाख के, यानी मिस्टर ए जो है उसके पास फर्स्ट डिवेंचर हैं
4 लाख के, और सेकंड डिवेंचर हैं 6 लाख के। ठीक है, ही इज ऑल्सो क्रेडिटर्स फॉर 1 लाख। लीजिए वो क्रेडिटर्स भी है कितने का, 1 लाख का। ठीक है, बी होल्ड, लीजिए बी का इधर लिख देता हूं, बी होल्ड फर्स्ट डिवेंचर 2 लाख के, और सेकंड डिवेंचर 4 लाख के, और वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी है, यानी मतलब ट्रेड क्रेडिटर्स भी है। तो क्रेडिटर्स वो कितने का है, क्रेडिटर्स है वो 50,000 का। ठीक है बच्चों, तो अब आप जरा देखें टोटल डिवेंचर हैं कितने, फर्स्ट 6 लाख हैं, जिसमें से 4 लाख ए के पास हैं, 2 लाख बी के पास हैं। इसका मतलब पूरे के पूरे दोनों डिवेंचर ए और बी के पास ही हैं। सेकंड डिवेंचर टोटल 10 हैं, जिसमें से 6 इसके पास हैं, 4 इसके पास हैं। लीजिए टोटल डिवेंचर ही फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों इन्हीं दोनों के पास हैं। तो अब बताइए इन डिवेंचर पर जो ये इंटरेस्ट है 1,60, अब अगर इंटरेस्ट को देखें दोनों का रेट 10% है, तो अगर इस इंटरेस्ट को बांटोगे तो 60,000 का इंटरेस्ट इस पर आएगा और 1 लाख का इंटरेस्ट इस पर आएगा। तो ये इंटरेस्ट भी अगर देखा जाए बच्चों, तो ये देखो क्या ये इंटरेस्ट भी इन्हीं दोनों को पेबल होगा या नहीं होगा। भाई एक बात बताइए, जब डिवेंचर इन्हीं दोनों के पास है टोटल, तो जो इंटरेस्ट पेबल है वो भी इन्हीं दोनों के ही होगा। तो देखो मिस्टर ए के पास 10 लाख का डिवेंचर है, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख का इंटरेस्ट इसको मिलेगा और इसको इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 का। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट भी इन्हीं को पेबल है। अब टोटल अमाउंट निकाल लो जरा, ए को कितना देना है, 6 4 10 12 लाख, इसको कितना देना है, 6 2 ये 7,10,000, 7.10 लाख बी को देना है और 12 लाख ए को देना है। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अपॉन एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ऑल द इक्विटी शेयर आर कन्वर्टेड इनटू फुली पेड शेयर ऑफ ₹5 ईच। लो जी, 10 रुपए का शेयर था, 5 वाले में कन्वर्ट कर दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5, तो कैपिटल रिडक्शन बाकी चला जाएगा। फिर प्रीफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू 50 ईच एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर एरियर ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड इन कंसिडरेशन ऑफ विच 9% प्रीफरेंस शेयर आर कन्वर्टेड इनटू 10% प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर ने एरियर ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड छोड़ दिया, तो उसकी तो कोई एंट्री बनेगी नहीं। हाँ, जो 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 100 वाला, फिर 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 50 वाला और 2 कैपिटल रिडक्शन, ये एंट्री बन जाएगी। मिस्टर एस कहते हैं मैं अपना 6 लाख छोड़ दूंगा, यानी 12 लाख में से 6 लाख छोड़ दूंगा, तो बच्चा कितना, 6 लाख। ठीक है, ऑफ हिज टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टू पे 1 लाख टू द कंपनी। कहता है 1 लाख और ले लो मेरे से, तो टोटल इसको अब कितना हो गया, 7 लाख इसका अमाउंट। और कहता है बदले में मुझे 12% के नए डिवेंचर दे दो बैलेंस अमाउंट के, तो 7 लाख के इसको डिवेंचर दे दिए जाएंगे। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी, इसको जो जो देना था वो सब डेबिट कर दो। फर्स्ट डिवेंचर डेबिट, सेकंड डिवेंचर डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, फिर इसने बैंक दिया है कुछ 1 लाख रुपए भी दिए हैं, तो बैंक डेबिट, और 12% डिवेंचर अकाउंट और 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो इसने छोड़ दिया 6 लाख रुपए। ठीक है, और 7 लाख के डिवेंचर्स में आ जाएगा। फिर देखिए मिस्टर भी कहता है मैं 3 लाख छोड़ दूंगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लेकिन मुझे भी 12% डिवेंचर दे दो। तो बेटा इसने 7,10,000 इसको देना था टोटल, इसमें से 3 लाख ही छोड़ने को तैयार है, तो इसको 4,10,000 के डिवेंचर दे दो। तो एंट्री क्या होगी, इसको भी जो जो चीज़ें देनी थी वो देखिए, फर्स्ट डिवेंचर डेबिट, सेकंड डिवेंचर डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, 12% डिवेंचर 4,10,000 और 2 कैपिटल रिडक्शन 3 लाख, लीजिए ये एंट्री। ठीक है बच्चों, अच्छा, ट्रेड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ देयर फ्लो। तो देखो ए के पास क्रेडिटर्स कितना था, 1 लाख, बी के पास कितना था, 50,000, तो 1.5 लाख के तो इन्हीं के पास थे। टोटल क्रेडिटर्स थे 5 लाख, तो 5 लाख में से 1.5 3.5 बचा, तो 3.5 कहते हैं हमें 50% हम छोड़ देंगे, तो 50% छोड़ देंगे तो एंट्री हो जाएगी ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 3,50,000 का 50%, यानी 1,75,000 के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, बाकी 1,75,000 बैलेंस शीट में आएंगे। डायरेक्टर कहते हैं हम 60% छोड़ देंगे, लेकिन बाकी का हमें शेयर दे दीजिए। एज टू डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 60% देयर ऑफ बाई अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, 60% के बदले ये इक्विटी शेयर मांग रहे हैं, बाकी 40% छोड़ रहे हैं। तो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इनके 60% अमाउंट के बराबर और बाकी कैपिटल रिडक्शन। कहते हैं कैपिटल कमिटमेंट था 3 लाख का, जिसको कैंसिल करना है 5% पेनल्टी पे करके, तो 15,000 का पेनल्टी पे करोगे, एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 15,000। ठीक है बच्चों,
फिर आगे कहते हैं डायरेक्टर ने 1,10,000 का पहले कोई फी लिया था, वो वापस कर दिया। ये तो अच्छी बात है, तो इसकी एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 10,000, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। और टैक्सेशन लायबिलिटी बेटा 80,000 की सेटिल हो गई। कोई प्रोविजन बना रखा है? हाँ, 1,00,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो एंट्री होगी बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू बैंक 80,000 और टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। ठीक है जी। और फिर देखिए ये सब बेटा ये असेट का रिवैल्यूएशन होगा, ये एक ही एंट्री में सब डाल दिया जाएगा, और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सब भी इसी में डाल दी जाएंगी। क्या क्या, जैसे पीएनएल राइट ऑफ करना है, गुडविल राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, वो सब एक ही एंट्री में डाल के सब खत्म करो। एंट्री ही आपसे पूछिए और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देना। बस ये क्वेश्चन मैं आपको जरा इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो डिवेंचर इंटरेस्ट ए और बी में देखिए 10% फर्स्ट डिवेंचर, 10% सेकंड डिवेंचर। इसके पास 4 लाख, इसके पास 6 लाख, इसके पास 2 लाख, इसके पास 4 लाख, 10 लाख 6 लाख, तो इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 1 लाख इसका है, 60,000 इसका है। फिर एंट्री देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, यानी 10 का शेयर 5 रुपये कर दिया तो 50 लाख था, 25 हो गया। 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख टू कैपिटल रिडक्शन। फिर देखिए फर्स्ट डिवेंचर डेबिट, सेकंड डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, ट्रेड क्रेडिटर्स डेबिट, बैंक डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू 12% डिवेंचर, ये ए का सेटलमेंट हो गया। फिर इसी तरीके से बी का सेटलमेंट होगा, देखो ठीक है। फिर क्रेडिटर्स ने छोड़ दिया 175, वो देखो। डायरेक्टर ने लोन छोड़ दिया, ये देखो। फिर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, ये क्या है, पेनल्टी। फिर बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, ये क्या है, जो डायरेक्टर ने फी दी। फिर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, ये हो गया एक्सपेंसेस। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, ये टैक्स लायबिलिटी वाला। और फिर ये लास्ट वाली एंट्री, इतनी लंबी एंट्री देखिए, ठीक है। बस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, बात खत्म। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। बताइए बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका लगभग ज्यादातर मैंने कंप्लीट करवा ही दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन 11 नंबर और मैं आपको, उसमें छोटा सा एक पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूँ, बाकी तो उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 11 नंबर में क्या पॉइंट है? 11 नंबर में देखो, 11 नंबर क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन जरा पढ़ लेता हूँ। देखो इनके पास ये है प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर पार्टली पेड है, लोन है, सेंट्रल क्रेडिटर्स है, बैंक बॉडी है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें देखिए एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट है इनके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड 3,24,000, ठीक है। फिर देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं इक्विटी शेयर को फुली कॉल्ड अप करके, मतलब कॉल मंगा लो और उनको फुली पेड कर दो। फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर ने तो अपना डिविडेंड छोड़ दिया और फिर वो ₹2.5 का रिडक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका शेयर हो जाएगा 7.5 का और वो 10% उनका रेट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर भी 7.5 का रिडक्शन एक्सेप्ट करती है, मतलब 2.5 का हो जाएगा शेयर। ये पॉइंट जरा देख लो डी वाला, बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं आर लिमिटेड होल्ड 21,600 शेयर इन क्यू लिमिटेड, जो इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड है ना, 3,24,000। कहते हैं ये कैसे है, 21,600 शेयर इन्होंने क्यू लिमिटेड में ले रखे हैं, जो पूरी क्यू लिमिटेड के 15% की कैपिटल के बराबर है। यानी आपने क्यू लिमिटेड के 15% शेयर खरीद रखे हैं, तो इसका मतलब जो क्यू लिमिटेड की कंपनी की पूरी वैल्यू होगी उसकी 15% आपके शेयर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, क्यू लिमिटेड की जो वैल्यू होगी उसका 15% आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होगी। तो क्यू लिमिटेड इज नॉट ए कोटेड कंपनी, ये कोटेड कंपनी नहीं है। कोटेड कंपनी का मतलब इसके शेयर की वैल्यू मार्केट से पता नहीं चलेगी। द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी इज 2.5 लाख और जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 12% है। तो आपको क्या करना है, पहले इस कंपनी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और जो उस कंपनी की वैल्यू आएगी क्यू लिमिटेड की, उसका 15% आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेगी, जो उसका प्रॉफिट है ना 2.5 लाख, उसको कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर दो, यानी 20,83,333 उस कंपनी की वैल्यू है, और इंटू 15% जब करोगे तो 3,12,500 इसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी क्यू लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आपकी वैल्यू है 3,12,500 और बुक में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3,24। तो 11,500 से बच्चों आपके इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे और एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। बस ये पॉइंट था। इस पॉइंट में बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है,
कुछ नहीं है, 2.5 लाख रुपए है, उसको 12% से डिवाइड करते हो तो ये क्यू लिमिटेड की कंपनी की वैल्यू आ जाएगी, कंपनी की वैल्यू, और उस कंपनी का 15%, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। तो 3/12/500 आ रहा है वो, 3/24 में से 3/12/500 घटा दो तो 11,500 आपके इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। ये सब कुछ मत छोड़ो, बस छोटा सा पॉइंट इसमें बस यही था, ठीक है। बाकी सब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन देख लेना आप जो भी हैं कैपिटल रिडक्शन के। चलिए फिर इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं।